हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले अपना एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो देखो बेटा, शेयर कैपिटल के जो टॉपिक्स है बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है। बिकॉज यू विल फिगर आउट कि मैम जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल के अंदर, ये सारे के सारे तो हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में ही कर लिए थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख के आते हैं, जो जनरल एंट्री सीख कर आते हैं, जो हम कंडीशन पढ़ के आते हैं, वही सारी बेटा शेयर कैपिटल के आपको टॉपिक्स के अंदर देखने को मिलेंगी। दूसरा टॉपिक क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वेरी वेरी इजी। चलो आ जाओ, सबसे पहले जो हमारी जर्नी है चैप्टर की, हम स्टार्ट करते हैं विद अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टॉक एंड शेयर्स, कि दोनों में फर्क क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो शेयर होते हैं कंपनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये पूरी की पूरी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, लेट सपोज 10 लाख रुपए की, कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर 10 लाख रुपीज की कैपिटल इशू कर सकती है। उसका तो सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं बेटा शेयर। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के जो सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेल, वैसे ही कंपनी की कैपिटल के सबसे छोटे हिस्से को हम कहते हैं शेयर्स। अब जो शेयर है, जब बहुत सारे शेयर का कंसोलिडेशन होता है, जब बेटा उनका बंडल बन जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक किसी भी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, पर जब वो कंबाइन होते हैं बहुत सारे शेयर्स, तो वो स्टॉक बनाते हैं। अब लेट सपोज कोई कंपनी कहती है कि भैया 10 शेयर बन के मेरा एक स्टॉक बनता है, कोई कंपनी कहती है मैं 100 शेयर्स बन के मेरा एक स्टॉक बनता है, कोई कंपनी कहती है मेरे 1000 शेयर्स बन के तब एक स्टॉक बनेगा। स्टॉक किसी भी डिनोमिनेशन का हो सकता है, पर स्टॉक बनेगा कैसे, जब मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे। स्टॉक की सबसे मेन कंडीशन क्या है, अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले भैया उन पे फुल्ली पेड अप करो, फाइनल कॉल मनी मंगवाओ, तभी वो स्टॉक का हिस्सा बनेंगे। पर जो शेयर है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, वो फुल्ली पेड अप भी हो सकता है, वो पार्टली पेड अप भी हो सकता है। शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, शेयर की फेस वैल्यू होती है, पर स्टॉक की कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती है। अब सीधी सी बात ये समझना कि मैम स्टॉक जो है उसको हम फ्रैक्शंस में, हिस्सों में तोड़ सकते हैं, पर शेयर है ही सबसे छोटी यूनिट। सबसे छोटी यूनिट, सेल के क्या और टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो शेयर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, अगर कोई शेयर होल्डर है जिसके पास एक शेयर है, क्या शेयर होल्डर आधा शेयर किसी ए पर्सन को, आधा शेयर किसी बी पर्सन को दे सकता है, नहीं दे सकता। शेयर है ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। समझ में आ गया। तो देखो, नेचर की अगर मैं बात करूं, तो शेयर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर कंपनी की जो पूरी कैपिटल है वो डिवाइडेड होती है। स्टॉक का मतलब क्या है, जब बहुत सारे शेयर मिल जाते हैं एक साथ, तो उसका जब वो बंडल बन जाता है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। टाइम ऑफ इशू, शेयर कब इशू होगा, मैम जब कंपनी पहली पहली बार इशू करना चाहती है तो वो शेयर का इशू करेगी। स्टॉक तो जब बहुत सारे शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तब उसका स्टॉक बनेगा। स्टॉक जो है कंपनी के बिगिनिंग के टाइम पे, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन नहीं बनता। जब कंपनी के शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तब उनको कंसोलिडेट करेंगे, तब उनका स्टॉक बनाएंगे। ठीक है जी। तो स्टॉक बनने के लिए शेयर्स जो है वो प्री एक रिक्विजिट है, होना ही चाहिए। फिर पेड अप वैल्यू, शेयर की बेटा पेड अप वैल्यू होती है। शेयर फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। स्टॉक की जो होती है कोई भी पेड अप वैल्यू नहीं होती। स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप ही होने चाहिए। बेसिकली स्टॉक जो है फुल्ली पेड अप होने चाहिए, स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद क्या हम उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, स्टॉक को कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, पर शेयर्स को हम नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर 10,000 शेयर्स मिलके एक स्टॉक बनाते हैं, तो क्या मैं उस स्टॉक का ब्रेकअप कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, पर शेयर्स का नहीं कर सकती। ऑथेंटिकेशन फॉर इशू, अगर मुझे शेयर्स इशू करने हैं तो मुझे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर मुझे स्टॉक बनाना है, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे मेरे आर्टिकल्स ऑफ ऑथराइजेशन के अंदर, एसोसिएशन के अंदर उसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो एक सिंपल सी टेबल लर्न हो जाएगी, समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम मेरा डिस्टिंक्शन देखते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में। आपको पता है कंपनी दो तरीके के शेयर्स को इशू करती है, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स जो कंपनी के रियल ओनर, कंपनी के रियल मेंबर होते हैं, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्यों, क्योंकि इनको कुछ प्रेफरेंस दी जाती है, इनको प्रेफरेंशियल राइट प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है जी। अब दोनों के बीच में अगर डिस्टिंक्शन कर लोगे तो ऑब्वियसली दोनों के बारे में आप लिख कर आ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है राइट टू डिविडेंड। भैया डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी से पहले मिलेगा। इक्विटी तो वो लोग हैं जो कि रिस्क टेकिंग है, जो बचा कुचा जितना भी होगा वो उनको मिलता है। आगे चलो, रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स होता है। अगर आपने देखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, तो प्रेफरेंस शेयर्स के सामने एक रेट लिखा होता है कि 8%, 12%, 13%। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। पर इक्विटी वालों का कोई रेट नहीं होता, उनका रेट वेरी भी करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर देंगे। जो डायरेक्टर डिसाइड कर देगा उस रेट के हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा। जितना मान लो कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। कंपनी के पास कम पैसा बचा हुआ है, डिविडेंड कम मिलेगा। डिग्री ऑफ रिस्क, भैया इनका रिस्क लो है, क्यों, फिक्स
फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इनको मिलना है, एक तरीके से इतना % डिविडेंड का मिलना ही मिलना है। यहाँ पे क्या है, हाई, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, भाई क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 साल डिविडेंड नहीं मिला फॉर द रीजन ऑफ इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट नहीं थे, फ्री रिजर्व में पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो 1 साल डिविडेंड नहीं मिला, तो क्या वो एक्यूमुलेट होगा, क्या वो इकट्ठा होगा। अगले साल जब प्रॉफिट होगा तब उसमें से डिविडेंड तो पिछले साल का भी माइनस करो। पर इक्विटी वालों का डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर किसी साल कंपनी के पास एडुकेट प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल वो वाला जो उसका डिविडेंड है वो इकट्ठा होकर नहीं आएगा, भूल जाओ नहीं आया तो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टेबिलिटी, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कंपनी की जो टर्म्स है वो ऑथराइज करे तो। पर इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कंपनी के खुद ही रियल ओनर है, ट्रू ओनर है, इनको हम कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकते। रिडेम्पशन, बेटा आपको एक चीज़ पता है कि इंडिया के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीमेबल नेचर के होते हैं। इंडिया के अंदर हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर ही नहीं सकते। अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का जो टाइम पीरियड है आपको पता है कि 20 ईयर्स है, अराउंड 20 ईयर्स के अंदर आपको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑट टू बी रिडीम करना ही पड़ेगा, उनको पैसा उनका वापस करना ही पड़ेगा, कंपनी से टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। पर इक्विटी को कंपनी से टाटा बाय बाय कब करोगे, या तो कंपनी बायबैक कर ले अपनी इक्विटी शेयर्स, या फिर कंपनी वाइंड अप हो रही है, या तो कंपनी जब बंद हो रही है, या कंपनी जब अपने शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, अ कंपनी कैन नॉट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इरिडीमेबल, मैंने बता ही दिया। यूजुअली आपको क्या होता है, प्रेफरेंसेस को रिडीम करना होता है जिसका टेन्योर क्या होता है 20 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। फिर उसके बाद वोटिंग राइट, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको वोटिंग राइट मिलता है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ही उनको वोट देने का हक मिलता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर सर्कमस्टांस के अंदर वोट देने का हक मिलता है। भैया पैसा भी कम दे रहे हो, रिस्क भी हाई है हमारा, तो कम से कम वोटिंग तो दो, डिसीजन मेकिंग तो देने दो, ठीक है जी। रिफंड ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले रीपे होती है बिफोर इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर की रैंकिंग इक्विटी वालों से पहले आती है। वाइंडिंग अप के टाइम पे जो कुछ बचा कुचा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, इक्विटी की कैपिटल को बाद में रीपे किया जाता है, दैट इज आफ्टर द प्रेफरेंस कैपिटल इज पेड। उसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता कि कंपनी के मैनेजमेंट में, अफेयर्स में वो दखलंदाजी दे। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा हक होता है बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स, रियल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मनी इन्वेस्टेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो सोच समझ कर डर के चलते हैं। पर यहाँ पे इक्विटी वालों को क्या कहते हैं हम, एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, कि भैया ये तो रिस्क टेकिंग है, अच्छा खासा रिस्क लेने को तैयार है। तो आई होप अगर इसके अंदर से 7-8 पॉइंट भी कर लोगे। बेटा देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देती हूँ, जब भी डिफरेंस बिटवीन आता है, अगर आप पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, मेरा मतलब नेचर नहीं लिख कर आते, आप पूरे नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, बिकॉज उसको चाहिए कि आपने जो डिफरेंस बनाया है वो किस बेसिस के ऊपर बनाया है, उसका बेस क्या है। समझ रहे मेरी बात को। तो बेसिकली आपको जब भी डिफरेंस बिटवीन आएगा, कोई भी अपनी ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लेकर आएगा, हमेशा टी फॉर्मेट में बनेगा। और कोशिश करना कि भैया आप उसके बेसिस लिख कर आओ। बहुत बार क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, आपके बेसिस चेक करके आपको नंबर दे के चलता है। समझ में आ गया। टी फॉर्मेट सुंदर सा बनाओ, बेसिस के साथ बनाओ। आगे चलो, आगे आपका मेरा कंसेप्ट आता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। अब देखो, एक तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। अब ध्यान से सुनना, मतलब क्या है डिफरेंशियल राइट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर भी एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलग तरीके के राइट्स मिलते हैं। समझ रहे हो। इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स है, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। समझ में आ गया। जैसे मैम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थी, पब्लिक कंपनी वो जो कि प्राइवेट नहीं है, इक्विटी शेयर्स वो जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ये जो है कंपनी के ऑर्डिनरी या कॉमन शेयर्स कहलाते हैं। अब बेटा देखो, इक्विटी शेयर्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। समझ में आ गया। इक्विटी शेयर्स जिनके पास वोटिंग राइट है और इक्विटी शेयर्स जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। तो देखो, शेयर कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर टर्म एज इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, ऐसे इक्विटी शेयर जिसके पास वोटिंग राइट है, जिसको हम प्लेन इक्विटी शेयर्स, वनीला इक्विटी शेयर्स या इक्विटेबल या सेम वोटिंग राइट वाले शेयर्स कहते हैं, कि मतलब जिसके पास एक शेयर है उसका एक वोट है, जो सबको है वो उसका है। फिर बात आती है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिसके जो राइट है वो डिफरेंट है, अलग है। अब राइट जो डिफरेंट है वो किस रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग राइट। कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि भैया मुझे बेशक डिविडेंड कम देना, पर मुझे कंपनी के मैनेजमेंट में पूरा वोटिंग चाहिए, मैं तो पूरे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे वाले इक्विटी शेयर्स दो।
कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भैया मुझे कंपनी का डिविडेंड ज़्यादा चाहिए, मुझे तो पैसा ज़्यादा चाहिए, बेशक मेरे डिसीजन मेकिंग की वैल्यू हो या ना हो, बेशक मुझसे वोट करवाओ ना करवाओ, बेशक मेरा इंटरेस्ट ओपिनियन मेरी एडवाइस लो ना लो, मेरी वोटिंग पावर कम कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो डिविडेंड ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे इक्विटी शेयर को कहते हैं इक्विटी शेयर जिनके डिफरेंशियल राइट है। समझ में आया? डिफरेंशियल राइट का मतलब है कि उन शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर को इक्वल राइट नहीं मिल रही। इक्वल राइट क्या होता है? वन शेयर वन वोट, एक शेयर जिसके पास है वो एक वोट कर सकता है। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिनको वो इक्वल राइट्स नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मुझे वोटिंग पावर कम कर दो, डिविडेंड ज़्यादा देना। कुछ लोग कहते हैं मेरी वोटिंग बढ़ा दो पर डिविडेंड कम भी दोगे तब भी चलेगा। तो वो मेरे इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट कहलाते हैं। तीसरा क्या है? इक्विटी शेयर आर ऑफन रेफर टू एज ऑर्डिनरी शेयर एंड समटाइम कॉल्ड कॉमन शेयर। इक्विटी शेयर जो ये वाले शेयर है इनको मैं ऑर्डिनरी शेयर और कॉमन शेयर कहती हूँ। परफेक्ट है, ठीक है जी। इसके बाद अगर मुझे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है तो उस केस के अंदर बेटा आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी कंपनी ये वाली नीचे लिखी हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती तो वो डीवीआर वाले शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। पहली बात तो ये बताओ कि क्या डीवीआर वाले शेयर का मतलब समझ में आया? कि भैया उन लोगों के राइट्स जो है वो डिफरेंट है, उन लोगों को ज़्यादा कम वोटिंग मिलती है, उन लोगों को ज़्यादा कम डिविडेंड मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा? ऑथराइजेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप डीवीआर वाले शेयर इशू कर सकते हो, आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ होना चाहिए। सेकंड चीज, इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब 50% से ज़्यादा मेंबर एग्री करने चाहिए कि हाँ भाई हमारी वाली कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो वोटिंग पावर है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट ऑफ द कंपनी शेल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब कंपनी की जो टोटल वोटिंग पावर है उसके अंदर 74% से ऊपर हिस्सा डीवीआर वालों को नहीं देना है। कुछ हिस्सा जो है विच मीन्स रिमेनिंग 26% जो पावर है वो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देनी है। तो देखो, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ऐसे शेयर जिनका डिफरेंशियल राइट है उनकी वोटिंग पावर आप 74% से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपने वो शेयर्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों ना इशू करे हो, उनकी वोटिंग पावर कंपनी की टोटल वोटिंग पावर का 74% हिस्सा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैम 74% कैसे आया? बेटा ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। उन्होंने 74% क्या सोच के लिखा? उसका कोई ऐसा बेसिक कोई लॉजिक नहीं है। बस उन्होंने ये कहा कि भैया कुछ जो वोटिंग पावर है नॉर्मल वाले बंदों को भी दे दो, सब कुछ तुम ही रखोगे क्या? सारी डिसीजन मेकिंग तुम ही करोगे क्या? तो इसीलिए उसके बाद ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट समझ ली। उसके बाद कंपनी ने भैया कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है आगे पढ़ोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटा आती है आपकी बैलेंस शीट, आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की कंपनी की जो इक्विटी कैसे कैसे चेंज हुई है। तो ये सारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। कंपनी ने भैया इसके अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। डिफॉल्ट किस चीज़ के अंदर? इसकी फाइलिंग में। अरे भैया फाइल करो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 3 सालों की फाइल नहीं करी तो वो डीवीआर इशू नहीं कर सकती। तो इस मीन्स कंपनी को डिविडेंड डीवीआर वाले शेयर इशू करने के लिए पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिटर्न फाइल करे होने चाहिए। कंपनी हैज़ अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए कि वो बेसिकली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर सकती, एक तरीके से ये समझना। उसके बाद कंपनी का कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आज की डेट पे जिस दिन वो डीवीआर इशू कर रही है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रही है, उस दिन कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्ट नहीं कराना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड जब जब कंपनी ने बोला कि हम इतना इतना देंगे, कंपनी ने दिया होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट जाना था वो भी टाइमली गया है। कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर जब जब ड्यू थे, प्रेफरेंस शेयर जब जब ड्यू थे, उनकी रिडेम्पशन करी होनी चाहिए। डिबेंचर्स पे जो जो इंटरेस्ट बनता था कंपनी ने पे किया हुआ होना चाहिए। कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी लोन लिया था पीएफआई से उसको चुकाओ भाई, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फॉर द स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई शेड्यूल बैंक से लिया या उस पर कोई भी इंटरेस्ट दिया होना, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो।
ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट रिलेटेड टू इट्स एम्प्लॉइज, कि भैया एम्प्लॉय को जब जो पेमेंट करनी थी, कैसी कैसी पेमेंट मैम एम्प्लॉय को करनी थी। मान लो एम्प्लॉइज को आपको वेजेस पे करने थे, उसका कुछ कंपनसेशन का करना था, कुछ भी, मतलब बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू आपको एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट करनी थी आपने करी होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्रेडिटिंग द अमाउंट टू IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर। जब बेटा मैं डिविडेंड समझाऊंगी तब आपको ये क्लियर होगा कि ये एक फंड होता है। आपने कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, अब सामने वाली कंपनी को लायबिलिटी हो जाती है कि 30 दिन के अंदर उसको डिविडेंड जो है वो डालना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन को देना पड़ेगा। पर सामने वाला पर्सन क्लेम नहीं करा अपने डिविडेंड को, तो कंपनी सारा का सारा डिविडेंड का जो पैसा होता है वो IEPF अकाउंट के अंदर डाल देती है। डिटेल में डिविडेंड वाले चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद हाउएवर अ कंपनी में इशू शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट वॉज मेड गुड। अगर मान लो आपने कोई भी इसके अंदर डिफॉल्ट किया, ठीक है जी, जिस साल आपने वो डिफॉल्ट ठीक कर दिया, जिस साल आपने वो डिफॉल्ट ठीक कर दिया उसके 5 सालों के बाद जाके आप DVR वाले शेयर्स को इशू कर सकते हो। समझ में आ गया। उसके बाद द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर में उस पर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई हुई होनी चाहिए। किसके थ्रू? RBI के थ्रू, सेबी के थ्रू, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, फेमा के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, और एनी अदर स्पेशल एक्ट, कोई सेक्टोरल एक्ट वगैरह हो गया उसके थ्रू। कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाई हुई होनी चाहिए, कंपनी पेनलाइज नहीं होनी चाहिए इन सब के थ्रू पिछले लास्ट 3 सालों के अंदर। समझ में आ गया। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन, अगर उसकी कोई एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसके कुछ वोटिंग राइट्स है, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती DVR वालों के अंदर। मतलब जो बेसिकली आपके प्लेन वनीला इक्विटी शेयर है, आप उसको DVR वाले शेयर के अंदर इशू नहीं कर सकते। फिर इक्वल राइट्स की बात करें तो जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है जो कि डिफरेंशियल राइट कैरी करते हैं, भैया उनको सेम राइट्स मिलने वाले विद रिस्पेक्ट टू बोनस शेयर। अगर बोनस नॉर्मल इक्विटी वालों को मिल रहा है तो इनको भी मिलेगा, अगर राइट शेयर नॉर्मल इक्विटी वालों को मिल रहे हैं तो इनको भी मिलेंगे, एक्सेट्रा, विद विच द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर आर एंटाइटल्ड टू। जो राइट नॉर्मल इक्विटी वालों को मिल रहा है वो इनको भी मिलेगा। समझ में आ गया। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिविडेंड के फॉर्म में डिफरेंस आएगा और वोटिंग राइट में डिफरेंस आएगा। ये 2 जगह पे डिफरेंस आएगा। बाकी जो राइट्स प्रिविलेजेस नॉर्मल इक्विटी वाले एंजॉय कर रहे हैं वो DVR वालों को भी मिलेगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली आपको कंडीशंस जो है वो याद रखना बेटा मैंडेटरी है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कंपनी DVR वाले शेयर्स को इशू कर सकती है। इसको फटाफट से अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये कंडीशंस लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चले, आगे चलो जी। फिर बेटा बात करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। वेरी वेरी इजी, इसका तो पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर ही है। आपको पता है कि मैम हम प्रेफरेंसेस की रिडेम्पशन कर सकते हैं, बट अगर नो अप्रूवल इन AOA इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। भैया सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस हम इशू कर ही नहीं सकते। हम आज अगर प्रेफरेंसेस को इशू कर रहे हैं तो 20 साल बाद मुझे जैसे ना जैसे करके उसकी रिडम्पशन करनी ही करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए मुझे आर्टिकल्स में लिखा हुआ कोई प्रावधान नहीं चाहिए। नहीं भी लिखा होगा तब भी रिडेम्पशन करनी ही पड़ेगी। नो अप्रूवल इन AOA इज रिक्वायर्ड। अब रिडेम्पशन के चैप्टर के अंदर जाओ। आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक अच्छा सा पॉइंट बताया था। क्या बताया था? मैम अगर शेयर से मेरे पार्टली पेड अप है, उनके प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप करो, फाइनल कॉल मनी मंगवाओ उससे। फाइनल कॉल मनी आएगी, प्रेफरेंस शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप हो गए तभी उसकी रिडम्पशन सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज उससे पहले आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। पर मैम रिडम्पशन करने की 2 कंडीशन थी, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर। याद आ रहा है? आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको रिडेम्पशन करनी है तो आपको 2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है, विच मीन्स आपको अपने प्रॉफिट में से या फ्री रिजर्व में से पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे? CRR क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर ये नहीं, कंपनी कहती है कि नहीं भाई, तो उस केस के अंदर कंपनी को फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। उस केस के अंदर कंपनी को इशू करने पड़ेगी कैपिटल। अब चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करे, इट इज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के ऊपर है। भैया मेरे को तो न्यू इशू चाहिए। सीधी सी बात यह है कि जितने आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन कर रहे हो, जितनी कैपिटल कंपनी से जा रही है इक्वल टू द फेस वैल्यू, आप उतनी कैपिटल कंपनी के अंदर लाओ। न्यू इशू करो शेयर्स का, चाहे इक्विटी का करो चाहे प्रेफरेंस का करो, पर रिडम्पशन के टाइम पे आपको न्यू इशू करना है या फिर पैसा सेट असाइड करना है अपने फ्री रिजर्व या प्रॉफिट में से। कहाँ पे डालना है? CRR के अंदर डालना है। कितना? इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस रिडीम। तो यहाँ पे लिख लो कितना करना है, फेस वैल्यू जितना करना है। ठीक है।
उसके बाद अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया आपका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, पर रिडम्पशन के टाइम पे हम आपको देंगे 12 रुपये, तो हम 2 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज कंसीडर प्रीमियम पेबल। रिडम्पशन के टाइम पे जो हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रीमियम दे रहे हैं ये वो 2 रुपये है, तो ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, एक तरीके से कंपनी का खर्चा है। तो राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। अगर कोई रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, सरप्लस है, पीएनएल अकाउंट है वहां से, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। आपको याद है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 बेनिफिट होते हैं, आगे आपको पढ़ाऊंगी भी, जिसका वन ऑफ द बेनिफिट ये है कि आपको अगर प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे कोई भी प्रीमियम पे करना है तो वहां पे आप इस चीज को, इस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। पर सवाल ये उठता है कि अगर मैम मुझे सीआरआर क्रिएट करना है तो वहां पे सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट से काम चलेगा। फिर जो यूटिलाइजेशन है सीआरआर की वो कहाँ पे होगी? सीआरआर का पूरी जिंदगी के अंदर एक ही पर्पस है, टू इशू फुल्ली पेड अ बोनस शेयर के इशू के लिए। नोटिस ऑफ रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर्स इज गिवन टू द आरओसी विद इन 30 डेज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ये एडिशनल चीज है कि आपने प्रेफरेंस शेयर की जब भी रिडम्पशन करी उसका नोटिस आप आरओसी को 30 दिन के अंदर देकर चलोगे। ठीक है जी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि देखो प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन सर पे आ गई, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कंपनी न्यू इशू करना चाह रही है, कंपनी का कोई शेयर खरीद के राजी नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर कंपनी को भैया पैसा चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने, पर कंपनी कर नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? कंपनी में पैसा है ही नहीं, या कंपनी न्यू इशू करे तो कोई कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं रहा। तो उस केस के अंदर क्या है कि कंपनी इज अनेबल टू रिडीम, कंपनी इज अनेबल टू रीपे द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन टाइम। कंपनी कर ही नहीं पा रही रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाने चाहिए थे पर ड्यू टू द इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट, पैसा है ही नहीं कंपनी के अंदर, हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम या फिर रीपे कर ही नहीं पा रहे, तो उन प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहेंगे अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स, कि ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम ही नहीं हो पा रहे। तो उस केस के अंदर ना कंपनी को एक बेनिफिट दिया गया। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी इशू कर सकती है फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सुनो, कंपनी इशू कर सकती है फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी रिडीम नहीं कर पा रही, कंपनी कहती है हम आपको फिर से री इशू कर देते हैं, हम आपको फिर से ही री इशू कर देते हैं, इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ गया? कितने अमाउंट तक का? बेसिकली समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या समझाना चाह रही हूँ कि प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन सर पे है, कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी न्यू इशू कर रही है, ऐसा कोई कंपनी को दे नहीं रहा, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब हो नहीं रहे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो पा रहे उनको हम कहेंगे अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। अब भैया इनको तो पैसा चाहिए, कंपनी का कहेगी, कंपनी से विनती करेगी कि भैया अगर आप एग्री करते हो ना, तो आपको पता ही है हमारी कंपनी अच्छा खासा तो चलती है, इस साल थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो एक काम करो आप कंपनी के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हो हम इसको फिर से री इशू कर देते हैं। तो हम री इशू नहीं कहेंगे, एक तरीके से हम इसको कहेंगे फर्दर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने चाहिए थे उसका मैंने फिर से फर्दर इशू कर दिया। उन्हीं लोगों को कह दिया कि कोई बात नहीं, आपको कंपनी के अंदर ही रहो, आपको हम रिडीम कर ही नहीं रहे कंपनी से, आपको हम कंपनी से जाने को कह ही नहीं रहे। कितना करेंगे? इक्वल टू द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, जितनी अमाउंट रिडम्पशन पे ड्यू है प्लस जो डिविडेंड है, इक्वल टू द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन प्लस अनपेड डिविडेंड। इतनी अमाउंट के जो है हम फिर से कैपिटल को क्या कर देंगे? फर्दर इशू कर देंगे। अब कंडीशन क्या है? ये चीज़ सक्सेसफुल कब हो पाएगी? ये चीज़ सक्सेसफुल तब हो पाएगी जब जितने भी अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जितने भी अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो मिनिमम 3/4 लोग उसके अंदर से कंसेंट देते हैं कि हाँ भैया कर दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें हमारी कंपनी पे भरोसा है, हमारे रिडम्पशन का टाइम इवन दो आ गया पर हमें कंपनी के साथ जुड़ के रहना है, तो आप हमारे ही प्रेफरेंस शेयर्स फिर से फर्दर इशू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ही दे दो वापसी। अगर 3/4 लोगों की कंसेंट मिलेगी तभी ये काम हो पाएगा। साथ साथ में इन लोगों से बातचीत करके काम हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल की, ट्रिब्यूनल कंफर्म करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, तभी जाके काम होगा। द ट्रिब्यूनल शेल ऑर्डर फोर्थविथ टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय पर्सन नॉट कंसेंटेड फॉर फर्दर इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो लोग मना कर देंगे कि नहीं भैया मेरे को तो कंपनी का पैसा चाहिए, मेरे को तो कंपनी से अलग होना है, तो उस केस में उन लोगों को रिडीम करना ही करना पड़ेगा, कोई इसके पास सेकेंड बट ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। अगर ट्रिब्यूनल ने कंफर्मेशन दे दी, मेंबर ने एग्री भी कर दिया, तो उस केस के अंदर कंपनी जो है फर्दर इशू कर देगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे डीम रिडेम्पशन ऑफ अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी रिडीम कर नहीं पा रही थी उसका हम कहेंगे डीम रिडेम्पशन हो गया। अगर मैं आपको एक नटशेल एक लाइन में समझाऊँ कि कंसेप्ट क्या, ये कह रहे हैं कि भैया कंपनी को रिडेम्पशन करनी थी प्रेफरेंस शेयर्स की, कंपनी के पास है पैसे की कमी, कंपनी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, कहती है कि भैया पैसा है नहीं, आप बताओ क्या करना है। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रेफरेंस शेयर्स को रखे रखते हैं,
ये तो एक तरीके की लॉ का कंप्लायंस था जो आपको करना था, कंपनी के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमारे शेयर्स को रिडीम करना था। तो कंप्लायंस है, हमें विश्वास है, हमें कंपनी के साथ जुड़ के रहना है लॉन्ग टर्म तक। एक काम करो, हमारे शेयर्स को ही फिर से फर्दर इशू कर दो, इसका हमारे शेयर्स फिर से हमें ही दे दो अगले और 20 साल के लिए। पर कितनी वैल्यू का होगा? जितनी वैल्यू की आपकी अनपे जो रिडेम्पशन करनी है वो वैल्यू प्लस अनपेड डिविडेंड, जो आपने डिविडेंड नहीं दिया उस टोटल अमाउंट का आप फर्दर इशू कर दो। ठीक है जी। अब जो लोग मना कर देंगे उनको तो भैया आपको पैसा देना ही पड़ेगा।